तो हेलो का फिर स्वागत है आपका यूनिक ऐसे केडी बाई गुलफाम अली राजी में। पंजाबी सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो वो बिना वजह या ना चाहते हुए एक विवाद में घिर गए। विवाद क्या था? वो एक्चुअली उनका वर्ल्ड टूर चल रहा है, वो वर्ल्ड टूर पर हैं। उस वर्ल्ड टूर का जो नाम है वही है, क्या है? दिल्लुमनाटी। उन्होंने अपने पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, शो कर रहे हैं, अपने शो कर रहे हैं। उस शो को उन्होंने नाम दिया है दिल्लुमनाटी। अब हुआ क्या, वो इस शो को वो कनाडा में ले गए, कनाडा के शहर टोरंटो में ले गए। अब टोरंटो में हुआ क्या कि वहाँ पर 2 हॉल हैं, 2 कंसर्ट हॉल हैं, दोनों ही एक ज़माने बाद हाउसफुल हो गए, यानी कि सारी टिकट बिक गई उनके कंसर्ट की। कंसर्ट समझते हो ना, जिसे सूफियों में कहते हैं समा, है ना, मजमा। तो उनके कंसर्ट की उन्होंने 2 जगह पर कंसर्ट किए कनाडा में, कनाडा के शहर टोरंटो में। दोनों जगह पर उनके जो शो थे वो हाउसफुल हो गए। अब शो हाउसफुल हो गए, उसके बाद अचानक उनके शो में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पहुंच जाते हैं और पहुंच करके वो दोसांझ से मिलते हैं। अब भाई दूसरे देश में हम लोग गए हुए हैं, दूसरे देश के हम मेहमान हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री आपसे मिलने आ जाते हैं अचानक आपके चलते शो के दौरान। तो यस, आप तो गले लगोगे ना, वेलकम करोगे। आपको क्या पता किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। अब कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस एक फ़ोटो ली और फ़ोटो लेने के बाद उसको एक्स पर ट्वीट कर दिया। और ट्वीट जो उन्होंने कुछ इस तरह से किया कि वो उनका जो ट्वीट है वो भारत में विवाद की वजह बन गया। विवाद क्या था कि उन्हें इंडियन सिंगर की बजाय, इंडियन सिंगर और एक्टर की बजाय उनको कहा पंजाबी सिंगर और पंजाबी एक्टर। इसको लेकर के भारत में थोड़ा सा विवाद हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में दिल्लुमनाटी जो शो है किसका था, कहाँ हुआ, ठीक है ना, और चर्चा में रहा। ये भी पूछ सकता है कि किस पंजाबी सिंगर के टोरंटो में 2 के 2 शो जो थे एक ज़माने बाद हाउसफुल हो गए। तो दिलजीत दोसांझ की देखिए फिल्म, दिलजीत दोसांझ की, है ना। इनकी एक फिल्म आई थी हिंदी पंजाबी गुड न्यूज़, जिसका सिक्वल आया अब बैड न्यूज़, है ना, देख लिया आपने। इसमें आप दिलजीत दोसांझ की जगह कौन हुए हैं? एमी विर्क, जानते हो ना, पंजाबी फिल्में देखा करो, अभी भी बहुत शुद्धता बची हुई है उनमें। ओके, तो साहब ये आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का एक ड्रीम मिशन है, मानसखंड मंदिर माला मिशन। पता है ना क्या है मानसखंड मंदिर माला मिशन? पता है? आप बताओ शायना। मानसखंड मंदिर माला मिशन क्या है ये? मानसखंड समझते हैं आप? स्कंद पुराण में गढ़वाल को कहा गया केदारखंड और कुमाऊं को क्या कहा गया? मानसखंड, ठीक है ना। अभी क्या है, हमारे यहाँ ऑल वेदर प्रोजेक्ट या 4 धाम प्रोजेक्ट चला, जिसमें क्या है, हमारे यहाँ जो 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। यहाँ पर इन जगहों तक पहुँचने के लिए हमने जगह जगह चौड़ी सड़कें और जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग या जो है कि एवलेंस का खतरा रहता है वहाँ पर सुरंगें बना दी हैं। हमने क्या है कि इन 4 धामों तक और इनके बहाने चीन सीमा तक हमारी हर मौसम में पहुंच रहे। आजकल देखो ना, पहाड़ों पर जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है, रास्ते बंद हो जा रहे हैं। इसके अलावा सर्दियों में रास्ते बंद हो जाते हैं बर्फ़ की वजह से। तो ऑल वेदर प्रोजेक्ट या 4 धाम प्रोजेक्ट क्या था कि 4 धामों को 12 मासी या हर मौसम में काम करने वाली सड़कों से जोड़ना, ठीक है साहब। अभी हम आपको 4 धाम प्रोजेक्ट नहीं बता रहे हैं। तो अब हुआ क्या कि 4 धाम प्रोजेक्ट तो आ गए, लेकिन अभी हमने क्या देखा, धामी जी की एक सोच थी कि हमारे यहाँ जो टूरिज़्म है, जो पर्यटन है, खास करके जो धार्मिक पर्यटन है, पूर्णागिरी या फिर कैंची धाम, है ना, कैंची धाम में भी समय समय पर भीड़ उमड़ जाती है। या फिर आप नैनीताल में नैना देवी मंदिर चले गए या 4 धाम में चले गए, और ये भी सीजनल रहता है, अप्रैल से सितंबर तक। सर्दियों में ये जो है टूरिज़्म बंद हो जाता है। या सर्दियों में हमारे यहाँ जो तीर्थ यात्री हैं या पर्यटक हैं वो बहुत कम आते हैं। तो उन्होंने 2 चीज़ें सोची कि एक तो हम 4 धाम जो टूरिज़्म है, उसके अलावा हमारे आसपास जो भी मंदिर, मठ, गुरुद्वारे या जो तीर्थ स्थल हैं, उनको हम दुनिया के नक्शे पर लेकर के आएँ। तो इसके लिए उन्होंने शुरुआत जो की है कुमाऊं से की है। तो कुमाऊं में जितने भी धार्मिक महत्व के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, उसके लिए सरकार ने एक खास प्रोजेक्ट चलाया है कि उनको दुनिया के नक्शे पर लाया जाए, यानी कि इनकी मशहूरी की जाए, नंबर 1 बात। दूसरा, इन तक पहुंच आसान हो। पहुंच आसान का मतलब इन तक जाने वाली जो सड़कें हों वो आरामदायक हों, वो ऐसी सड़कें हों कि हर मौसम में यहाँ तक हम पहुँच जाएँ, ठीक है। और ये जो मंदिर हैं या मठ हैं, गुरुद्वारे, जो कुछ भी हैं, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं यात्रियों को वो मिलनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट है, इसको नाम दिया गया है उत्तराखंड में मानसखंड मंदिर माला मिशन, ठीक है। तो अभी हाल ही में कुमाऊं का एक प्रसिद्ध मेला है जिसे हम कहते हैं श्रावणी मेला, और श्रावणी मेला सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो जागेश्वर धाम का है। आप बताएंगे हमें जागेश्वर धाम किस जगह पर है? सामने लिखा तो है, अल्मोड़ा ज़िले में है, ठीक है ना। कितने मंदिरों का समूह है जागेश्वर धाम में? 124 मंदिरों का समूह है ये,
ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया है कि हम जागेश्वर को, तो खास करके जो जागेश्वर में वृद्ध जागेश्वर मंदिर है, ठीक है ना, जागेश्वर में जो वृद्ध जागेश्वर मंदिर है उसको हम मानस खंड मंदिर माला मिशन से जोड़ेंगे। ओके, यही सब मैंने सब लिख रखा है। तो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में श्रावणी मेले का इन्होंने उद्घाटन किया और कहा कि इसको भी हम मानस खंड मंदिर माला मिशन में शामिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, रुद्रप्रयाग जिले में एक ग्राम पंचायत जिसका नाम है कोट ग्राम पंचायत। कोट पहनने वाला कोट नहीं, गांव का नाम है कोट। रुद्रप्रयाग जिले में कोट ग्राम पंचायत है। आपको पता ही होगा रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जंगली। आप बताओ तो जगत सिंह चौधरी जंगली किस लिए फेमस हैं? जल्दी से बताओ शायना। हाँ, चांद, इमरान जी, पर्यावरण क्या, पर्यावरणविद हैं। क्या किया इन्होंने? ये जब अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए, वापस अपने गांव आए, गांव में आकर के इनकी जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी ना उसमें उन्होंने तरह तरह के पेड़ लगाए, जैसे कहते हैं मिश्रित वन। इस तरह के पेड़ लगाए कि जिससे वहाँ की जो इकोलॉजी है उसको भी फ़ायदा हुए और उन वनों में जो भी प्रोडक्शन हो रहा, जो कुछ भी प्राकृतिक उत्पाद मिल रहे उससे इनकम हो। तो मिश्रित वन लगाए थे उन्होंने, समझ रहे ना। या ये कह सकते हो पहाड़ पे मिश्रित वनों की खेती करने के लिए जगत सिंह चौधरी फेमस हो गए। अब पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिमालय में ये मॉडल चल रहा है। तो रुद्रप्रयाग जिले की ग्राम पंचायत है जिसका नाम है कोट ग्राम पंचायत। तो यहाँ की महिलाओं ने, जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उनके गाइडेंस में, सरकार की हेल्प से, उनके गाइडेंस में अपने ग्राम पंचायत में जगह जगह पर तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए, या मिश्रित वन लगाने, उनको क्या कहते हैं ना, उनका संरक्षण करना शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों को आमदनी भी हो और पहाड़ की जो इकोलॉजी है वो भी बची रहे। उस वन को जो नाम दिया गया है, उस वन का नाम है सिंगलास वन। ठीक है ना। इस वन को क्या नाम दिया गया? सिंगलास वन। तो ये देख लेना भाई, सिंगलास वन क्या है, कहाँ है, किस ग्राम पंचायत संबंधित है, किस मॉडल पर संबंधित है। ठीक है, आगे चलें। अब नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, अच्छा चलो ये तो बता ही दो, नमामि गंगे क्या है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है ये तो बता दो। है तुमने सुना बेटा नमामि गंगे प्रोजेक्ट? तुमने सुना है कभी? तुमने सुना है? शाहीन, शमा, आपने सुना नमामि गंगे प्रोजेक्ट? पूनम, हाँ क्या सुना है ना? बस सुना है सर, बाकी कुछ मत सुनना है। हाँ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है आपसे पूछ रहे हैं? गंगा को साफ करना। ठीक है साहब, गंगा में जो प्रदूषण हो गया है, गंगा में जो हमारी वजह से जो गंदगी आ गई है उसको साफ करना, इसी प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया है नमामि गंगे। पहले इसका नाम क्या था? निर्मल गंगा मिशन, है ना। कांग्रेस के ज़माने, ये मिशन ऐसा नहीं कि बीजेपी के ज़माने में शुरू हुआ है, ये मिशन पहले से चला आ रहा था। बीजेपी के ज़माने में इसका नाम हो गया था नमामि गंगे। तो अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट में क्या था कि गंगा जी को साफ़ करने के लिए गंगा में मिलने वाले जितने भी नदी नाले हैं उनको भी साफ़ करना है। तो अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट में ज़्यादा ध्यान जो दिया जाएगा वो यमुना नदी की सफाई पर दिया जाएगा। आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। ओके, आगे चलें। इमाम बरगाह अली बिन अबू तालिब मस्जिद, है ना, बहुत लंबा चौड़ा नाम है ये, इमाम बरगाह अली बिन अबू तालिब मस्जिद। ये मस्जिद चर्चा में रही। ये मस्जिद है कहाँ? ओमान की राजधानी है मस्कट, और मस्कट के पास ही एक जगह है वादी कबीर। ओमान की राजधानी मस्कट है और मस्कट के पास ही एक जगह है वादी कबीर। यहाँ पर ये मस्जिद शियाओं की मस्जिद है। ये ओमान में करीब 5 से 6% जो लोग हैं वो शिया हैं, और 40 से 45% सुन्नी मुस्लिम हैं, और 45% वहाँ का एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय है, उसको मानने वाले लोग हैं। पता नहीं इबादी मुस्लिम, पता नहीं क्या नाम आया था, जो भी आया था, खैर। तो यहाँ पर इस शिया मस्जिद में गोलीबार हुई और इस गोलीबारी में बहुत सारे लोग ख़त्म हो गए। और ये परसों की न्यूज़ है। आज के अखबार में जो छपा है वो ये छपा है कि इस हमले की जो जिम्मेदारी ली है वो IS ने ली है, जो उग्रवादी संगठन है इस्लामिक स्टेट, उसने जिम्मेदारी ली है। ठीक है साहब। तो आपसे पूछ सकता है कि इमाम बरगाह अली बिन अबू तालिब मस्जिद ये कहाँ पर है, या वादी कबीर कहाँ है, या समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन चर्चा में रहेगा, आपसे पूछ सकता है। ओके, अब यहाँ पर पिछले करीब 1 साल से चर्चा में है मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला बनाम दरगाह विवाद, या भोजशाला बनाम मस्जिद विवाद। आपने सुना होगा राजा भोज, गाना सुना? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, सुना है? विनोद राठौड़ ने गाया गाना, सुना? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, नहीं सुना है? सुना है, अच्छा। तो राजा भोज जो हैं गुर्जर प्रतिहार वंश में थे ना, तब सुन, राजा भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हुए ना। क्यों भाई? गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ है? राबिया,
गुर्जर प्रतिहार, अभी मैंने लास्ट नोट्स में लिखाया भी था एंशिएंट में, गुर्जर प्रतिहार वंश का, मनीष गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ है? बोलें? हाँ शाबाश, मिहिर भोज, वेरी गुड। नंबर नहीं आता मगर मिहिर भोज, यहाँ पे क्वेश्चन सारे आते हैं एग्जाम में, नील बटे सन्नाटा हो जाता। तो मिहिर भोज रहे, लेकिन इसी वंश के थे राजा भोज। राजा भोज का जो समय है वो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है, या सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने धार को, अपनी राजधानी धार को सांस्कृतिक नगरी बनाया था, या कल्चरल सिटी बना दिया था। ठीक है साहब। आज कहते हैं कि उन्होंने अपनी राजधानी धार में एक महाविद्यालय बनाया था, डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय, जैसे नालंदा वगैरह के महाविद्यालय होते थे ना, ऐसा महाविद्यालय बनाया था जिसका नाम था भोजशाला। और यहीं पर इन्होंने देवी सरस्वती का मंदिर बनाया था, या देवी सरस्वती, या उनको कह दें देवी सरस्वती को कहा गया बाग देवी, ये लिखा है ना, देवी सरस्वती या बाग देवी का मंदिर बनवाया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में धार में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा भोज ने एक डिग्री कॉलेज या महाविद्यालय बनाया, और उस महाविद्यालय में एक प्रतिमा भी स्थापित की, किनकी? देवी सरस्वती की, जिनका दूसरा नाम बाग देवी भी हुआ। ठीक है, या उनका मंदिर यहाँ पर बनवाया। अब समय के साथ ये कहा गया कि साहब बाद में आक्रमणकारियों ने इस परिसर को तोड़ दिया, या इस इलाके में जो मूर्तियाँ वगैरह थीं उनको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद यहाँ पर एक मस्जिद या दरगाह बना दी जिसका नाम है कमाल मौला मस्जिद। तो अब जो मुस्लिम समुदाय है वो कह रहा साहब ये दरगाह है और मस्जिद है, हज़रत कमाल मौला मस्जिद है। हिंदू समुदाय कहता नहीं साहब ये भोजशाला है, यहाँ पर प्रसिद्ध जो है कि महाविद्यालय था और यहाँ पर देवी सरस्वती का मंदिर भी था। इस विवाद को लेकर के हिंदू समुदाय जो था वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ है इंदौर, वहाँ चला गया। इंदौर में, जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। उसकी एक पीठ कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भोपाल में है, उसकी एक बेंच या पीठ जो है वो कहाँ बैठती है? इंदौर में। अभी जैसे आपने उत्तराखंड में देखा था ना, एक विवाद हो गया था, वकीलों ने हंगामा कर दिया था, एक आदेश पता नहीं जारी किया था मौखिक रूप से या कैसे भी, कि साहब ऋषिकेश में एक बेंच बिठा दी जाए। ध्यान है, उत्तराखंड हाईकोर्ट एक बेंच जो है ऋषिकेश में बिठा दी जाए, तो इसका वकीलों ने बहुत विरोध किया था। खैर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इंदौर जो पीठ है, इंदौर बेंच है, उसमें एक समुदाय जो है वो चला गया। उस समुदाय ने कहा कि भाई ये जो भोजशाला परिसर है जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर खुदाई कराई जाए पुरातत्व विभाग से, या पुरातत्व विभाग से सर्वे कराया जाए, और ये पता लगाया जाए कि ये स्थान मूल रूप से था क्या, ये मस्जिद थी, दरगाह थी, या यहाँ पर मंदिर था। इसी को लेकर के विवाद है। तो एक वर्ग कहता है कि साहब यहाँ पर मंदिर था, दूसरा वर्ग कहता है यहाँ पर मस्जिद थी। तो इंदौर हाईकोर्ट जो है, या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो इंदौर बेंच है, उसने पुरातत्व विभाग से कहा कि भाई आप यहाँ पर सर्वे करो। तो ये सर्वे कई ज़माने से चल रहा है, कई ज़माने का मतलब ऐसा नहीं सदियों से, कई महीने से चल रहा है। तो अब जो सर्वे टीम है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को सौंप दी है। अब अखबार या मीडिया कह रहा है कि साहब इस सर्वे में या इस खुदाई में इस टीम को बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे मुखौटे, बहुत सारे पिलर्स, श्लोक लिखे हुए ईंटें या पिलर, इस टाइप की चीज़ें मिल रही हैं, जिससे लगता है कि यहाँ पर मंदिर रहा होगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये जाने कौन? कोर्ट। ओके। अब आपसे ये पूछ सकता है कि साहब ये भोजशाला कमाल मौला विवाद जो है क्या है, कहाँ का है? धार का है। किसका है? मिहिर भोज का है। मिहिर भोज किस वंश के थे, कहाँ पर थे? ठीक है साहब। अब ये जो इमारत है ये 11वीं सदी की इमारत है। ठीक है ना। आज के अखबार में इस इमारत को 12वीं सदी का लिखा हुआ है, जो कि गलत है। ये इमारत है 11वीं सदी। ठीक है, ठीक है। अब पिछले 21 वर्ष से यहाँ हो क्या रहा है कि दोनों समुदायों को ही संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार को हिंदू यहाँ पूजा कर सकते हैं, तो जुमे को यानी कि शुक्रवार को मुस्लिम यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसकी अनुमति है। ओके, आगे चलें। कावेरी जल विवाद आपसे पूछेगा, कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के किन दो राज्यों के बीच में विवाद है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ये सवाल अक्सर आता है, इस बार फिर से चर्चा में रहा। चर्चा में इसलिए रहा कि इस बार बहुत लंबा सूखा पड़ा, तो कर्नाटक ने बहुत ज़्यादा पानी रोक लिया। तमिलनाडु में धान की खेती होती है, वहाँ के किसानों को बहुत परेशानी हुई, तो फिर इससे विवाद चर्चा में आ गया। अब इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि विवाद फिर से ठंडा पड़ गया। ओके। वाइब्रेंट विलेज योजना या प्रथम गांव विकास योजना, ऐसा कहते हैं ना, प्रथम गांव जो सीमा पर बसे हुए गांव थे। कौन सी सीमा पर? चीन सीमा पर। चीन सीमा पर जो बसे हुए गांव हैं उनको मोदी जी नाम दिया था प्रथम गांव। भारत के पहले हम क्या कहते थे? सीमा पर बसे हुए अंतिम गांव। तो मोदी जी ने उनको नाम क्या दिया?
प्रथम गांव, भारत के पहले गांव। अब ये जो सीमा के आसपास के जो गांव हैं वो लगभग उजड़ चुके हैं, यानी यहाँ से लोग अपना घर बार छोड़ करके चले गए। तो इन गाँवों में लोग फिर से आकर के बसें, इसके लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उस प्लान को या उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है वाइब्रेंट विलेज। वाइब्रेंट नहीं, वाइब्रेंट। उस प्रोजेक्ट को या उस योजना को नाम दिया गया है वाइब्रेंट विलेज। ये वाइब्रेंट विलेज जो प्रोजेक्ट है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के किसी गांव से शुरू हुआ था, उत्तराखंड में ये माणा से शुरू हुआ। फिर से सुन लो आप, चीन सीमा पर हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह जो चीन सीमा से लगते हुए राज्य हैं, उनमें सीमा के पास ऐसे गांव जो अब उजड़ चुके हैं, घोस्ट विलेज हो चुके हैं। घोस्ट विलेज किसे कहते हैं? भूथा गांव किसे कहते हैं? जहाँ से लोग सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले गए। ये समस्या जो है पहाड़ों पर है या घने जंगलों में है। सुविधाएं ना होने की वजह से लोग अपना घर बार छोड़ करके बेहतर रोजगार, बेहतर भविष्य की तलाश में कहीं और चले गए। अब सीमा की सुरक्षा जो करते हैं ना, सीमा पर रहने वाले देश के नागरिक करते हैं। सीमा की सुरक्षा के सबसे बड़े पहरेदार जो हैं वो ये हैं। सीमा पर जो भी गतिविधियां होती हैं यही लोग जो है फौज को बता दें कि साहब यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है। आपको पता होगा इल्तुतमिश एक सुल्तान हुआ है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जिसे कहते हैं ना, सुना है ना? तो उसने क्या किया था कि उसका जितना भी एम्पायर था उस एम्पायर के चारों तरफ, बाउंड्री के चारों तरफ उसने तुर्कों को बसाया था। अपनी बाउंड्री के चारों तरफ उसने तुर्कों को बसाया था। आज आप जो देखते हो ना उत्तराखंड और यूपी में, उधर से आप चलें मंगलोर से, मुजफ्फरनगर, मंगलोर, उस साइड से आप चलें और यहाँ तक पहुँच जाएँ उधर पीलीभीत, बरेली, बहेड़ी तक, यहाँ पर आपको देखेंगे कि तुर्क जो एक जाति है ना, उसके लोकल नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। मुस्लिमों में तुर्क जाति होती है। तो इस हाईवे के आसपास या इस बेल्ट में आपको सड़क से 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर इधर आपको खूब देखने को मिलेंगे। तो ये वही लोग हैं, उसी के द्वारा बसाए गए हैं। उसने इसलिए बसाए थे कि भाई तुर्क थे, तो इल्तुतमिश भी तुर्क था, तो पता है ये हमारे हमेशा वफादार रहेंगे। तो सीमा पर जब भी कोई दिक्कत होगी तो सबसे बड़े पहरेदार जो होंगे वो यही होंगे। इसलिए हमारे जो सीमावर्ती गांव हैं ना, उनका आबाद रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब उन गाँवों को फिर से आबाद करने के लिए और इस बहाने सीमा तक बेहतर पहुँच बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसका नाम है वाइब्रेंट विलेज। अब ये फिर से चर्चा में इसलिए आया है कि 1962 में हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी ज़िले में नेलांग घाटी और जानदुंग घाटी में 2 गांव बसे हुए, इसी के नाम से, नेलांग और जानदुंग के नाम से 2 गांव बसे हुए थे। लेकिन जब 62 में चीन से हमारी लड़ाई हुई तो सेना ने ये गाँव खाली करा लिए, सुरक्षा के नज़रिए से ये गाँव खाली करा लिए। अब यहाँ के लोग आ गए, उसके बाद फिर वापस ये लोग उन गाँव में गए नहीं, नेलंग वैली और जेलंग वैली में लोग फिर वापस गए नहीं। तो अब इन लोगों को फिर से यहाँ बसाने के लिए या मोटिवेट करने के लिए कि ये लोग फिर से अपने गांव में आ जाएं, तो जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना जो है वो यहाँ पर टूरिज़्म गतिविधियों को बढ़ावा देकर और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देकर के कोशिश कर रही है कि गांव फिर से आबाद हो जाए। टूरिज़्म गतिविधियाँ क्या, आप देखो भी पहाड़ पे कहीं भी चले जाओ, पहाड़ तो हरा भरा अच्छा लगता ही है ना। तो इन जगहों पर जो है कि दर्शनीय नज़ारे भी हैं, बहुत सारे फाल भी हैं, धाम भी हैं। तो अब टूरिस्ट आए तो रुके कहाँ, खाए क्या? तो इसके लिए वही होम स्टे योजना जो है, यहाँ पर तरह तरह से होम स्टे बनाए जा रहे हैं। होटल ढाबे खोलने के लिए लोगों को क्या दिया जा रहा है? सब्सिडी दी जा रही है, ताकि यहाँ पर टूरिज़्म का डेवलपमेंट हो, लोगों को रोज़गार मिले और ये गांव जो है फिर से आबाद हो जाए। अभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट है, उसने ऑर्डर दे दिया कि साहब, हरियाणा सरकार को ऑर्डर दे दिया कि आप जो है शंभू बॉर्डर फिर से खोल दो। शंभू बॉर्डर पता है ना किसके बीच में? दिल्ली और हरियाणा के बीच में। अरे भाई, शंभू बॉर्डर का मतलब ये है कि हरियाणा से दिल्ली को जो सड़क जाती है, तो किसी एक जगह पे तो दिल्ली और हरियाणा की सीमा बनती है ना, ठीक है ना। उस गांव, उस जगह पर या उस गांव का नाम है शंभू गांव, तो उसी के नाम पर उस बॉर्डर का नाम हो गया शंभू बॉर्डर, ठीक है साहब। इस जगह पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को, चाहे वो किसान थे या आम आदमी थे, कोशिश की कि वो दिल्ली में ना जा सकें, अपने ट्रैक्टर वगैरह के साथ दिल्ली में ना जा सके। तो इस जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, इस जगह को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, ताकि यहाँ से किसान जो है आगे दिल्ली में ना जा सकें। किसान कोर्ट में चले गए, स्थानीय निवासी कोर्ट में चले गए कि साहब बहुत हो गया, अब ये बॉर्डर खोल दिया जाए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये बॉर्डर खोल दो, ठीक है साहब। अभी खुला है नहीं खुला ये कल बताएंगे, ठीक है। आगे चलें। अब फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है जिसका नाम है यूरोपीय फुटबॉल लीग। इस बार यूरोपीय फुटबॉल लीग किसने जीता? स्पेन ने जीता। किसको हरा कर जीता? इंग्लैंड को हरा करके जीता, और ये जीता है 4थी बार। फिर आता है इसी टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन युवा फुटबॉलर का जो अवार्ड दिया गया, वो दिया गया लामाइन यामल को। लामाइन यामल स्पेन का खिलाड़ी है, स्पेन का फुटबॉलर है, 17 या 18 साल का है ये। लामाइन यामल स्पेन का फुटबॉलर है। इसे
सबसे बेहतरीन युवा खिलाड़ी का अवार्ड मिला किसमें, यूरोपीय फुटबॉल लीग में। किसने जीती है, स्पेन ने जीती। किसको हरा करके जीती, इंग्लैंड को हरा करके जीती। कितनी बार जीती, चौथी बार जीती। ठीक है साहब। अच्छा, इस टूर्नामेंट में हुआ क्या कि फुटबॉल में एक अवार्ड होता है गोल्डन बूट। गोल्डन, जैसे आईपीएल देखते हो ना, तो उसमें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दिया जाता है। आसिया पर्पल कैप किसे देते हैं, थोड़ा थोड़ा क्रिकेट देख लिया करो, मगर हमारी तरह लत मत लगाना क्रिकेट की, ठीक है ना। और ड्रीम 11 की तो कतई मत लगाना, ओके। तो ड्रीम 11 भी नशा है, अरे बड़ा तगड़ा नशा है भाई ये। तो कहाँ थे, थोड़ा थोड़ा देख लिया करो। तो ऑरेंज कैप किसे दी जाती है मनीष, जो सबसे ज़्यादा रन बनाए। पर्पल कैप किसे दी जाती है, जो सबसे ज़्यादा विकेट ले। तो फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने पर जो अवार्ड दिया जाता है उसे कहते हैं गोल्डन बूट। इस बार हुआ क्या, इस लीग में 6 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने 3-3 गोल किए, सबसे ज़्यादा 3-3 गोल किए। तो 6 को गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। किसमें, यूरोपीय फुटबॉल लीग में। इसी के आसपास ही हुआ कोपा अमेरिका कप फुटबॉल का। साउथ अमेरिका की टीमें इसमें खेलती हैं। कोपा अमेरिका कप फुटबॉल। अब ये किसने जीता, ये अर्जेंटीना जीता। किसे हरा करके जीता, कोलंबिया को हरा करके जीता। कितनी बार जीता, 16वीं बार जीता। ठीक है। अब एक मशहूर खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, इन्हें आप जैसे क्रिकेट में विराट कोहली और धोनी का जलवा रहता है। विराट कोहली, धोनी और क्लासेन, किसी ज़माने में एबी डिविलियर्स होते थे, है ना। जानते हैं एबी डिविलियर्स, इधर से कोई नहीं जानता, इधर से भी कोई नहीं जानता। तुम जानते हो एबी डिविलियर्स, जीशान तुम जानते हो हैं, अरे यार तुम तो जानती होगी। हाँ, तो जो जलवा एबी डिविलियर्स का होता था किसी ज़माने में, या आजकल जसप्रीत बुमराह, है ना, जसप्रीत बुमराह चल रहे हैं, और क्या चल रहे हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा चल रहे हैं, हार्दिक पांड्या चल रहे हैं, है ना। हर टीम जो है, हर क्लब जो है, इन्हें अपनी टीमों में देखना चाहता है, खिलाना चाहता है अपने साथ। तो ऐसे जलवा है फुटबॉल खिलाड़ी, किनका नाम है, काइलियन एम्बाप्पे, शॉर्ट में इनको एम्बाप्पे बोलते हैं। ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं। इन्हें अब स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने ख़रीदा है, बहुत बड़ी तगड़ी कीमत में। यानी कि अभी फ्रांस से तो खेलेंगे। इसके अलावा ऐसा ना, जैसे अब देखो क्रिकेट में लीग शुरू हो गई हैं जगह जगह। अभी लंका प्रीमियर लीग चल रही है, उसके बाद कैनेडियन लीग शुरू हो जाएगी, फिर इंग्लैंड में 100 शुरू हो जाएगा, उसके जस्ट बाद कैरेबियन प्रीमियर लीग शुरू हो जाएगी। तो पहले क्या होता था, क्रिकेट मैच देखने के लिए हम लोग तरसे करते थे, है ना। 3-3 महीने बाद वनडे आएगा। टेस्ट मैचेस में भीड़ होती थी सर। आजकल इतनी T20 मैच में भीड़ नहीं होती जितनी टेस्ट मैच में भीड़ होती थी स्टेडियम में, समझ रहे ना, क्योंकि मैच बहुत कम होते थे और कभी कभी होते थे। अब तो रोज़ क्रिकेट हो रहा है, कहीं ना कहीं लीग हो रही है। तो अब जब रोज़ ही क्रिकेट होने लगा है तो दर्शक भी उठने लगे हैं, कम जा रहे हैं, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि पहले क्या होता था, टीवी पे कभी कभी आते थे मैच, स्टेडियम में ही बैठ के देखना होता था, तो लोग जाते थे। अब तो हर मैच टीवी और मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो खैर, तो रियल मैड्रिड क्लब से, तो जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट में लीग शुरू हो गई ना, तो फुटबॉल में जो अलग अलग क्लब होते हैं वो आपस में भिड़ते रहते हैं और बड़ी तगड़ी उनमें राइवलरी होती है। तो स्पेन का क्लब है रियल मैड्रिड, इससे जुड़े हैं एम्बाप्पे। किस देश के हैं एम्बाप्पे, फ्रांस के, ठीक है। 19 जुलाई कब है, आज है क्या, आज के डेट है, आज 19 जुलाई है। आज 19 जुलाई है और आज से श्रीलंका में महिलाओं का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना, बहुत सारे सवाल पूछेगा। सुपर 7 क्या है, पेरिस में ओलंपिक होने जा रहे हैं आगामी 10-11 दिनों में। पेरिस में ओलंपिक होने जा रहे हैं। इसमें बैडमिंटन में भारत की ओर से 7 खिलाड़ी जा रहे हैं, जो कि भारत के 7 बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर हैं। अच्छा, बैडमिंटन प्लेयर को कहा जाता है शटलर, ठीक है ना। ये भारत के 7 बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर हैं। भारत के टॉप 7 शटलर जो हैं उनको हम कह रहे हैं सुपर 7, ठीक है ना। एक टेनिस में होता था बिग 4, अब बिग 3 हो गए, ठीक है साहब, ओके। रोको क्या है, रोको तब सुन, तुमने तो आईपीएल खूब देखा हमारे साथ बैठ के, T20 वर्ल्ड कप भी देखा। रोको क्या है, T20 वर्ल्ड कप में ये नाम आया रोको। रो से रोहित कोहली, नहीं रोहित कोहली नहीं, रो से रोहित शर्मा और को का मतलब विराट कोहली। तो इन दोनों को जोड़कर हो गया भारत के 2 दिग्गज खिलाड़ी रोको। किसी को कुछ नहीं पता, है ना, ओके। तो इसमें इस सुपर 7 में कौन कौन शामिल हैं, PVS सिंधु हैं। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर जीता था और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांसा जीता था। PVS सिंधु, इस सुपर 7 में PVS सिंधु हैं, PVS सिंधु। इसमें इसके अलावा सात्विक हैं, चिराग हैं, अश्वनी पोनप्पा हैं, तनीषा हैं, HS प्रणय हैं और लक्ष्य सेन हैं, ठीक है साहब। चिराग सेन और लक्ष्य सेन ये दोनों भाई हैं। तो ये 7 बेहतरीन खिलाड़ी हैं भारतीय बैडमिंटन के, जिन्हें हम कह रहे हैं टॉप 7। ये सभी ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, ठीक है।
चलिए खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।